ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था करने के लिए। आई होप आपने किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ इट्स एफबीडी। मैच करिएगा और देखिएगा गलती कहाँ हुई है, अगर आपने बनाया होगा इसको तो। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, लेट अस अज्यूम this will be capital MG. Since it is in contact with the surface, there will be a normal reaction. ठीक है, now two things can be done. आप फ्रिक्शन का वैल्यू इधर अज्यूम कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू माइनस में आएगा। लेकिन जब हमें ये चीज पता है, क्या पता है? फोर्स जब टॉप पे लगता है और तो कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन का वैल्यू किधर आता है? उसी दिशा में आता है। जब ये पता है तो फालतू में उधर क्यों लेंगे आप? ठीक है, फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन ना बनाकर फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन बनाएंगे, और आप भी ऐसे काट के ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ नोट में लिखिए, वी नो दैट व्हेन force is applied at the top of disk, then friction comes out to be in direction of force. जैसे मैं ये काट के बनाया हूं ना, वैसे ही बनाएंगे आप चाहो तो पीछे कर सकते हो, लेकिन वो फिर माइनस प्लस का बहुत झंझट होता है। तो जब पता है तो क्यों हेडेक लेना, है ना? ऐसे इसमें और हेडेक है। नेक्स्ट, स्टेप टू, मार्क एक्सेलरेशन। मार्क एक्सेलरेशन। स्टेप टू, मार्क एक्सेलरेशन। स्टेप थ्री, राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर द फर्स्ट वन। पहले जो आसान है वो कर लेते हैं। नीचे आ रहा है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1, दिस वन। t प्लस f, दोनों एक दिशा में, विल बी इक्वल टू कैपिटल m इंटू a2, विल बी इक्वल टू कैपिटल m इंटू a2। एंड आफ्टर दैट फोर्स वाला काम हो गया। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। ठीक है, तो r इधर है, स्मॉल f इधर है। एफ आर ये आएगा, टी इधर है, आर इधर है। एफ आर टी आर किधर आएगा? उल्टी दिशा में। दिख रहा है आपको? ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि पहले किसको लिखेंगे बताओ, सिखाया मैंने आपको। हाँ, जिधर अल्फा माना है दैट विल बी योर प्लस। तो ये वाला क्या होगा हमारा? प्लस। यहाँ क्या लिखोगे?
T into R minus F into R gives you what? ICM into alpha. ठीक है, ICM का वैल्यू अगले स्टेप में हटा कर लिखेंगे, दिस के तो mr²/2। ठीक है बच्चा। अच्छा ये देखो, आर 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 उड़ा दें, एक आर, तो ये वाला इक्वेशन पूरा सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाता है? mr/2 अल्फा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अननोन्स काउंट करने के बाद टी आपने लगाया, A1 आपने माना, अल्फा आपने माना, A2 आपने माना। ठीक है, T A1 अल्फा A2। ठीक है, और तो कुछ नहीं अननोन। एफ, एफ भी तो हम ही ने माना, हमें क्या गिवन है? हमें तो बस इसका मास और इसका मास पता, और तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पहले ये बताओ। तो पांच अननोन्स हैं और इक्वेशन कितने हैं अपने पास? तीन। तो पहले चौथा लिखते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज, disk is rolling without slipping, तो we will apply the condition for no slipping। तो पहले वो कंडीशन अप्लाई करिए, कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। देखेंगे ध्यान से, ये पॉइंट चूंकि ऐसे घुमा रहे हैं आप, इस पॉइंट का अल्फा इधर जाने का टेंडेंसी क्या होगा? A2। ये किसके ऊपर है? फिक्स्ड है ना? इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। व्हाट डज दिस मीन? अगर हम नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ मान लें, A2 minus alpha r will be equals to 0। A2 minus alpha r will be equals to 0। Therefore, A2 is equals to alpha r। This is your fourth equation। ठीक है। Now the main important point, बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, जब हमने आपको ऐसा वाला सवाल पढ़ाया था या कहीं पर भी धागे वाला सवाल पढ़ाया था, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग क्या करते हैं हम? दोनों जगह लगाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी लगेगा कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, धागा स्लिप नहीं होना चाहिए। धागा बना लो बेटा, और धागे पे 2 पॉइंट्स ले लो। तो धागा अगर ब्लॉक के साइड में है, तो धागे का एक्सेलरेशन क्या होगा? A1। दिख रहा है आपको? धागा अगर मेरा ब्लॉक के साइड में है, तो ब्लॉक के साइड में किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? A1। ठीक है, तो A1। और धागा मेरा अगर डिस्क के ऊपर है, तो डिस्क पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक तो ट्रांसलेशन वाला और एक रोटेशन वाला। तो व्हाट विल बी द नेट? बोलो। A2 प्लस अल्फा आर। चूंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रहा है, A1 will be equals to A2 plus alpha r। वेरी इंपॉर्टेंट, यही सीखना था इसमें।
स्टार लगाइएगा इसको। ये आपको सिखा रखा है, वेलोसिटी वाले में सिखा रखा है, तो थोड़ा सा तो बनना चाहिए था। नो स्लिपिंग दोनों जगह लगाएंगे, जमीन पर भी और धागे पर भी। ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस? A2 का वैल्यू अल्फा आर यहाँ उठा के रख दीजिए। तो A1 का वैल्यू क्या आएगा? 2 अल्फा आर। और वी कैन से दैट A1 इज इक्वल्स टू 2A2। ठीक है। और फिर इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कर लेंगे हम। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व एट होम। आंसर नहीं है, ये भी सॉल्व एट होम ही है। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको, ये बताओ। सब कुछ सेम था। दो चीजें हमने एक्स्ट्रा कॉशियस होकर करी, वो क्या? ये लिखना। जब पुराने वाले सवाल से हमने ये रट लिया है कि ऊपर पर जब फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन सीधा आता है, तो सीधा ही लो। और दूसरा, ये ये नया चीज लर्न किया आपने। नया क्या मतलब? कॉमन सेंस यही बोलता है कि स्लिपिंग दोनों में से किसी जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इसमें आपको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन inclined plane। तो मैं आपको बस ये समझाता हूं, उसके बाद आप जो है, जैसे इस तरीके से टेबल बनाए ना हमने, पहले एफ को कहाँ लगाया? बीच में। ठीक है। पहले एफ को कहाँ लगाया? बीच में। फिर एफ को कहाँ लगाया? टॉप पर। फिर एफ को कहाँ लगाया? एट हाइट एच पर। ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करते हैं और लास्ट में टेबल बनाते हैं। ऐसा सेम चीज करना है यहां पर, कि जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ऐसा थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए, एम गिवन है, आर गिवन है, आई गिवन है। ठीक है। तो इनका एसीएम क्या आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसीएम इन दिस केस? ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट इज अ रफ सरफेस। इट इज अ रफ सरफेस on which friction is sufficient for pure rolling. Steps remain same। सबको सबसे पहले मुझे एफबीडी बना के दिखाओ इसका। डू इट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एफबीडी बना के रुक जाएंगे सब कोई।
हो गया। एफबीडी सभी का हो गया बेटा। तो एफबीडी हम बनाते, तो ये मेरा होता mg, ये मेरा होता नॉर्मल रिएक्शन, और ये मेरा होता फ्रिक्शन। अब आगे होगा कि पीछे होगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको कभी भी डर लगे तो आप किधर भी बना के सॉल्व कर लेना, अगर माइनस आया तो फिर वापस से उसको पलट के फिर से सॉल्व करना। ठीक है, ये क्लियर है आपको ऐसा। एफ। नाउ सिंस वी हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, बचपन से कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि mg को ऐसे नहीं लिखना है। mg को कैसे लिखना है? उसके कंपोनेंट फॉर्म में। तो mg को एक बार आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, बाकी तो मैथ्स है। दिस विल बी व्हाट? थीटा। दिस विल बी mg sin थीटा। दिस विल बी mg cos थीटा। अब जिनको नहीं समझ में आया कि वो फिर से थीटा है, तो मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा? थीटा। ठीक है, समझ आया ये चीज? तो इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, बस हौच पौच ना हो इसलिए। mg sin थीटा, m मतलब कैपिटल M, mg cos थीटा, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन n एंड फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, और जिस सरफेस पर वो रोल करेगा वो। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक आदमी ऐसा टेढ़ा खड़ा हो जाए तो, ये बनाने के बाद, अगर मान लो ये आदमी ऐसे ये बनाने के बाद टेढ़ा खड़ा हो जाए, तो क्वेश्चन क्या है मेरा? डोंट यू थिंक द क्वेश्चन बिकम्स दिस वन? ये बताइए, ये समझ में आता है? अगर ये समझ में आ गया तो हो गया सवाल, उसके बाद अब कुछ नहीं है इस सवाल में। ये आदमी इसको बस खाली इंक्लाइन प्लेन को टेढ़ा खड़ा होकर देख ले, तो उसके लिए तो वो सीधा रहेगा। नहीं, बस हो गया मेरा काम। आगे तो आपको करना है। माई वर्क हैज बीन डन। शुरू हो जाइए। बस इस चीज को विजुअलाइज कैसे करना है वो सिखाना है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टेप टू इज मार्क एक्सेलरेशन एंड देन सॉल्व। एक बार आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, आप टेढ़ा होकर उसको देख लो, वो आपके लिए फिर अब सीधा ही है। यही है मेरा इंक्लाइन प्लेन। दिस इज माई इंक्लाइन प्लेन। mg sin थीटा माइनस f इज
इक्वल्स टू एम ए सी एम। एम कैपिटल वाला है। स्टेप 3 लिख रहे। स्टेप 4, इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे। तो एफ क्रॉस आर, सॉरी आर क्रॉस एफ, इज इक्वल्स टू आई सी एम अल्फा। और क्वेश्चन में चूंकि गिवन है दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्योर लॉलिंग, डायरेक्ट लिख देते हैं यार अब। ए सी एम इज इक्वल्स टू आर अल्फा। नो स्लिपिंग, डायरेक्ट लिख दिया, वो बार बार नहीं बनाया इस बार, ठीक है। दिस विल बी summation of torque is equals to ICM alpha. This will be summation of force is equals to MACM. सॉल्व करिए। यहां से F का वैल्यू विल बी ICM अल्फा बाय R। ठीक, इसको उठाकर पहले में पुट करिए। mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू MACM प्लस F। F का वैल्यू पुट करिए ICM अल्फा बाय R। उसके बाद अल्फा का वैल्यू पुट करिए, अल्फा इज इक्वल्स टू ACM by R and you will get the value of ACM. ACM कॉमन ले लेंगे, M plus ICM by R square is equals to mg sin theta। ठीक है, so what will be the value of ACM? mg sin theta divided by M plus ICM upon R square। इसमें कुछ पूछना आपको? यही है। टेबल बनाइए। शेप और एसीएम बताइए। रिंग, डिस्क, शेल एंड सॉलिड स्फीयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एसीएम। कम से कम कुछ नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद हो ही गया होगा। फर्स्ट वन विल बी G/2 साइन थीटा। सब वही आएगा, सब वही आएगा। मैच करके एक बार देख लेना, ये वाला और जो जहां से शुरू किया था, ये वाला।
टेबल जो आपका आएगा मैच करके देख लेना। एसीएम सब वही आएगा। फर्क क्या होगा बस? 1/2, 2/3, 3/5, 5/7। फर्क क्या होगा? यहाँ पर एक साइन थीटा लगा हुआ होगा। और यहां पर एफ का वैल्यू अननोन था। वहां पर एफ का वैल्यू क्या है? mg साइन थीटा। एफ के जगह mg साइन थीटा रख दो, देखो वही आंसर आ जाएगा। एकदम सेम आंसर आएगा। आया? लोग हवा बना के रखते हैं इंक्लाइन प्लेन, कुछ नहीं है वो। एक ही चीज फर्क है, कंपोनेंट में तोड़ दीजिए और इंक्लाइन प्लेन को सीधा देख लीजिए, आंसर वही है, सब कुछ वही है। तो नेक्स्ट विल बी 2g/3 साइन थीटा। नेक्स्ट विल बी 3g/5 साइन थीटा। यही होता है ना? हाँ। 5g/7 साइन थीटा। ठीक है बच्चा। नाउ द क्वेश्चन कम्स। बताओ भाई, इंक्लाइन प्लेन पर रिंग रख दिया, डिस्क रख दिया, शेल रख दिया, सॉलिड स्फीयर रख दिया, पहले नीचे कौन पहुंचेगा? नीचे पहले कौन पहुंचेगा? तो अभी सीखा मैंने आपको, वहां पर भी यही सिखाया। क्या सिखाया? ए से बी अगर ज्यादा पहुंचना है, दोनों स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा ½ a t², जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो ज्यादा टाइम ट्रेवल करेगा, है ना? और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जीरो से मैक्सिमम वेलोसिटी जल्दी अटेन करेगा। तो क्या होगा आंसर? लास्ट वाला। वहां भी वही था। सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? पहला वाला। समझ में आया? तो यहाँ लिख लेना एक लाइन। देयरफॉर sphere will take least time to reach bottom. Why? Because its acceleration is maximum 5g/7। ये सब याद रखना अब। ओके। कंडीशन, केस और सवाल याद रखना, क्योंकि आएगा तो यही आएगा और क्या आ जाएगा। तो ये सब सवाल अगर दोबारा से अगर आपके पास आ गया और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो ये सब समय बचा के देगा आपको बाकी सवाल के लिए। तो ये सब याद रखना, नीचे कौन आता है, 4 बार 5 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। नहीं तो आप सोच रहे हो कि अगर अ, ठीक है, जेई में 25 सवाल आता है नीट में अगर आप 45 सवाल में ये इक्वेशन और ये सब लिखना शुरू कर दिए, तो फिर पता चला 1.5 2 घंटा इसी में लग गया। बायो और केमिस्ट्री कब बनाएंगे एग्जाम के बाद? हाँ? तो याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, वो सवाल याद रखिएगा, रटना है फटाफट। हाँ, टफ सवाल आ गया उसको फिर सॉल्व करेंगे हम वहां पर। टफ क्या ही आएगा नीट में? 180 सवाल पूछेगा तो टफ क्या पूछेगा? ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन हमने करा, इसमें नोट 1। व्हाट इफ inclined plane is smooth? What if inclined plane is smooth? What does this mean? नो फ्रिक्शन। तो बस शुरू हो जाइए, एपीटी बनाइए। टेढ़ा में ही बनाइएगा एपीटी अब।
डन। mg साइन थीटा, उसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज mg cos थीटा। तो अगर आपने इसमें ये बनाने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, ये मेरा क्या होगा, ACM, और ये क्या होगा मेरा अल्फा। तो फोर्स का इक्वेशन अगर आपने लिख दिया इस लाइन के अलोंग, है ना, ये वाला लाइन के अलोंग, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्या लिखोगे आप? एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन तो है नहीं, खत्म हो गई कहानी। ACM इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, ये ACM जो है क्या बॉडी के मास पर डिपेंडेंट है? नहीं है। ये जो ACM है क्या बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंडेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब रिंग हो, डिस्क हो, आपका शेल हो, या स्फीयर हो, all will reach bottom at same time. All will reach bottom at same time. ठीक, कुछ पूछना है आपको, कुछ चीज दिमाग में चल रहा हो? नोट टू, what if friction is there but pure rolling is not happening? What if friction is there but pure rolling is not happening? बनाइए एफबीडी फिर से। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है? नोट वन में किसी को कुछ पूछना है? एकदम सिंपल सा दिख रहा है आपको। नोट टू इज इट डेंजरस। फ्रिक्शन है, कम है, जिसकी वजह से प्योर रोलिंग नहीं हो पा रहा है। तो ड्रॉ एफबीडी फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बन गया? ऐसा बना होगा। तो रोलिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है और तब उस पर फ्रिक्शन लग रहा होता है तो उस फ्रिक्शन को क्या बुलाते हैं हम? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ये चीज? तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू के इंटू एन, एंड n will be written as म्यू के इंटू mg cos थीटा। बस लिखो अब इक्वेशन फोर्स का, दिस इज न्यू। हाँ, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो।
देयरफॉर दिस फ्रिक्शन, म्यू के जो होता है किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। चाहे ये डिस्क हो, चाहे ये रिंग हो, चाहे ये शेल हो, चाहे ये स्फीयर हो, सबका मास हमने क्या माना है? सेम। क्या जी सबके लिए अलग होगा? क्या थीटा सबके लिए अलग होगा? विच मीन्स व्हाट? नोट करके लिखो यहां पर, सेम फॉर ईच बॉडी। ठीक है। रिंग, डिस्क, शेल और सिलेंडर। और अब लिखो फोर्स वाला इक्वेशन। तो मान लेंगे ये आगे की तरफ है, अल्फा ऐसा है, एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए सी एम। पुट द वैल्यू ऑफ दिस। Since m is common in each and every element, m can be removed। मजा आ गया फिर। कौन नीचे आएगा पहले बताओ? कौन आएगा पहले? जी सभी के लिए सेम, थीटा सभी के लिए सेम, म्यू के सभी के लिए सेम, फिर से जी सभी के लिए सेम, थीटा सभी के लिए सेम। दे रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। ठीक है। Now, इसमें एक एक्सरसाइज और करेंगे। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा? और लिखिए इसके बाद। ये आया हमारा अल्फा का वैल्यू। हम्म। टेबल बनाओ। अल्फा तो सेम नहीं होगा ना, दिख रहा है ना अल्फा सेम नहीं होगा। हाँ, अल्फा सेम नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा सेम? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट। टेबल बनाओ अल्फा के लिए। और मुझे बताओ कौन तेजी से रोल करके नीचे आएगा? विच वन? ये टफ हो गया। ये जो मैं करवाया अभी आपको ये टफ हो गया। पहुंचेगा तो सब साथ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रोल तेजी से कौन करेगा? रोलिंग स्पीड, अल्फा।
एम आर स्क्वायर बाई टू, 2/3 MR² और 2/5 MR², सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो यहीं से डायरेक्ट आंसर कर देते हैं हम। जिसका ये सबसे कम, वो तेजी से क्या करेगा? रोल करेगा। रोलिंग फास्ट होगा। डब्बे में डालिए उसको। फास्ट रोलिंग, घूमेगा तेजी से, आएगा पहुंचेगा नीचे एक साथ। ठीक है। और चूंकि हमने अल्फा के बारे में लिखी है तो अल्फा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये रटने वाला चीज। अल्फा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस इज योर नोट टू। नोट टू में कुछ पूछना है आपको? क्या चीज? प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है तो उसका कुछ यूज नहीं समझ में आया। स्लिपिंग तो यहां से पता चलेगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ACM और अल्फा आर कंपेयर कर लीजिए, किधर स्लिप करेगा पता चल जाएगा। समझ में आया? इस पॉइंट का ACM यहां से निकाल लीजिए, उसी पॉइंट इससे अल्फा निकाल लीजिए, ACM अल्फा आर को कंपेयर कर लीजिए, स्लिपिंग पता चल जाएगा फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली बराबर तो नहीं होगा क्योंकि प्योर रोलिंग तो हो नहीं रहा है। समझ में आई ये चीज? ACM और अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए फॉरवर्ड स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग, अगर क्वेश्चन वैसा आया तो। है ना? तो घेर लीजिए, ACM यहां से, अल्फा यहां से, कंपेयर दिस टू। पूछ ही लिए तो लिख भी लीजिए। कंपेयर ACM एंड अल्फा आर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर फाइंडिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग। कंडीशन लिखा दिया था ना, फॉरवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन, बैकवर्ड स्लिपिंग का, कंपेयर कर लीजिए, उस पॉइंट का मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ पूछना आपको? नोट 3। ये जो नोट लिख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो नोट को एज अ सवाल पढ़ना है और उसको याद भी करना है। नोट 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? स्मूथ के लिए प्योर रोलिंग नहीं है। फिर हमने क्या सीखा? फ्रिक्शन है तो भी प्योर रोलिंग नहीं है। शुरू में क्या सीखा? फ्रिक्शन है और प्योर रोलिंग है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है बेटा। प्योर रोलिंग नहीं है से प्योर रोलिंग है। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें यह पता चलेगा कि किस पॉइंट पर या किस म्यू के लिए
प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। समझ में आई ये चीज? तो वही खोजना है अब हमें, किस म्यू के लिए प्योर रोलिंग होगा। एबीडी बनाओ। तो याद ही हो गया होगा अब तो। अच्छा, जब म्यू बोल ही दिया है तो इसका मतलब एफ लिखेंगे हम। नाउ सिंस वी हैव read friction very in very depth, we know that minimum value of mu implies limiting friction। एफ क्या है यहां पर? एफ एल। ठीक है, मार्क करिए, लिखिए। मिनिमम यही ये है, इसीलिए वो है, या फिर वाइसी वर्सा। ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो ये यूज नहीं कर सकते हम। या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा होना चाहिए या मिनिमम वैल्यू ऑफ यू होना चाहिए, बाकी तो इसके आगे आपको पता है। फ्रिक्शन क्या लिखाएगा? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, स्टैटिक वाला या एल वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दे रखा हो। और एन क्या लिखाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, चलो एफ का वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तभी तो म्यू का वैल्यू निकालोगे। एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम। आर इंटू एफ एल इज इक्वल्स टू आई सी एम इंटू अल्फा, टॉर्क वाला। एंड we have to find the minimum value of mu for pure rolling. Apply the condition for pure rolling. Alpha r is equals to ACM. No slipping conditions. समझ में आई ये चीज? सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एमएसीएम किया यहाँ पर, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल्स टू आईसीएम अल्फा किया यहाँ पर, और फिर नो स्लिपिंग कंडीशन लगाया क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। और ये तीनों लगाकर एफएल का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफएल का वैल्यू बताइए क्या आएगा?
थोड़ा मैथ्स है, डू इट। अरे इधर से कैलकुलेट करना है एफएल का वैल्यू, इधर से। जो यही कैलकुलेट करना है तो पहले से पता है। ये नहीं पता है ना इसमें, क्या ही निकालोगे, यही तो निकालना है, अननोन। इधर से निकालो एफएल का वैल्यू, फ्रिक्शन क्या होगा। एसीएम आया पिछली बार की तरह। मैच करो, ये आया। या फिर आई सी एम इंटू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम इंटू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, या तो ये दोनों में से कोई एक आना चाहिए। नाउ सिंस द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, इसको लिखिए म्यू एल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा ये। काटा पीटी कीजिए, एम से एम गया, जी से जी गया, देखना ध्यान से। कॉस थीटा राइट साइड आएगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो म्यू इससे कम नहीं होना चाहिए, म्यू इससे बड़ा होना चाहिए। टेबल बनाओ और बताओ किसके लिए म्यू मिनिमम आएगा। रिंग, डिस्क, शेल या फिर स्फीयर। एम आर स्क्वायर ये आएगा। पहला वाला मैच करो, पहला वाला आ गया तो सब आ जाएगा। एम आर स्क्वायर बाय 2 3। 2/3, 3/2, 3/2 मतलब 5, 5/3, 2/3, 2 पर 2/5, 2/5, 5 ऊपर 2 7,
0.5, 0.67, 0.4 और 0 पॉइंट सबसे कम। तो प्योर रोलिंग कराने के लिए सबसे कम फ्रिक्शन किसमें चाहिए? स्फीयर में। रिक्वायर्स लीस्ट म्यू फॉर प्योर रोलिंग। अरे ऐसे ही सवाल सब आता है एग्जाम में। एक्सपेक्टेड है कि आप 2 बार 3 बार इसको याद करके गए हो बस। कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं, याद होना चाहिए। तो लीस्ट, ग्रेटेस्ट, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। नहीं तो फिर निकाल लेना और क्या। या तो रिंग होगा आंसर, या तो स्फीयर। कभी कभी बीच वाला भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर इट्स डिस्क। तो हर क्वेश्चन में हमने 4 4 सवाल किए, हर क्वेश्चन में नोट 1, नोट 2, नोट 3। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। न जेई मेंस न जेई एडवांस्ड। दिस इज द लिमिट। ठीक है। नीट वालों तक इसमें तो खासकर बहुत कम चांस है कि यहां तक पहुंचे। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, हाँ ये दोनों तो इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम आता है सबका, दैट्स व्हाई। है ना, व्हेन द इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ और नो सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। आसान है ना, इसीलिए इट्स आता है आप। तो ये याद करके जाना। और ये कुछ अगर टफ आया तो ये। ठीक है। रोलिंग तो हो गया खत्म। फिर आएगा, फिर आएगा एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद दोबारा रोलिंग आपके दुनिया में आएगा। तो आपका काम है इसको रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स? एफ डॉट डीएस। रोटेशन में एफ के जगह क्या डालते हैं और डीएस के जगह क्या डालते हैं? डी थीटा। तो वर्क डन क्या होगा? नेक्स्ट लिखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग ओनली रोटेशन। सिर्फ घूम रहा है। एग्जाम्पल, ये रहा एक्सिस, ये रहा उस बॉडी, एंड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल्स टू, उधर बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन में एम इज रिप्लेस्ड बाय आई, और वी लीनियर वेलोसिटी तो होता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर, हाफ रिमेन्स सेम। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर
टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। हो सकता है ना कोई बॉडी जैसे अभी रोलिंग हो रहा था, बीसीएम भी हो और ओमेगा भी हो, साथ में आगे भी बढ़ रहा हो और रोटेट भी कर रहा हो, है ना। उसका कैसे लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोला था ना सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अभी ये रिवीजन नहीं हुआ ना काइनेमेटिक्स का। हाँ, ये लिखते हैं ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये आपको लग रहा है कि ये नहीं हुआ है, ये भी होगा, इसलिए इसको पढ़ लेना। नहीं, वहां पर अगर अच्छे से करा होगा ना तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, वहीं अच्छा से नहीं करते हैं तो क्या ही। आपको लगता है कि मतलब क्लास 10 टाइप का चीज है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। वर्क एनर्जी तो नहीं मीन सेम, सेम सेम। ठीक है, ध्यान ये रखना है, काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी टोटल which is equals to काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है बेटा। सो व्हाट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय all forces is equals to change in kinetic energy, or work done by external forces is equals to change in kinetic energy plus change in potential energy। इसको कैसे लिखते थे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ऐसे ही लिखना सिखाया मैंने आपको, बोला था ना कि दुनिया बदल जाएगी इसलिए रटना मत। ये अगर जीरो हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, पूरा रिवाइज कर जाना, यही तरीका होता है। ऐसे ही तो याद करेंगे। आपको क्या लगता है अलग से समय मिलेगा इस सब के लिए, दोबारा रिवाइज के लिए? कभी नहीं मिलेगा। काइनेमेटिक्स का सर्कुलर वाला, है ना, जिसमें आपको थीटा ओमेगा और अल्फा वाला पढ़ाया गया। दो चैप्टर हैं इसमें तो। टाइम है मतलब, आज तो सैटरडे हो गया ना सर, तो टाइम है, वेडनेसडे के अराउंड होगा ये, थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करें और अज्यूम कि आपको सबको ये पता है, तो इसी पर आप क्वेश्चन कर लेंगे और क्या करेंगे। कुछ नया तो है नहीं जो मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नया बताऊं, जो फर्क है वो यहाँ लिख दिया मैंने। बस काइनेटिक एनर्जी है जो है उसमें आप रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों कंपोनेंट लोगे, बाकी कोई फर्क नहीं है, वैसे ही लगेगा जैसे वहां लगता था वैसे यहाँ लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो पहले दो अलग अलग बॉडी का कंजर्व करते हैं।
इसका आई और रेडियस दोनों दे रखा है। दिस इज मास एम। क्वेश्चन इज, सबके वर्डिंग सब पढ़ने हैं। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इसको ब्लॉक बोलेंगे, इसको पुली बोलेंगे, उतना समझ में आना चाहिए। व्हेन इट हैज descended a distance h। करिए। दीज आर इजी क्वेश्चंस, इजी कैटेगरी में है। कोशिश करिए, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं। ऑर्गेनिक का ना मैं सोच रहा हूँ आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा मैं, तो आके यहाँ कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो, एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब लिखने में बहुत टाइम निकल जाता है ऑर्गेनिक में, तो मैं चाहता हूँ कि लिखने में कम टाइम लगे। ठीक है, आपके पास पहले से नोट्स होगा, आपको बस खाली हाइलाइटर हाईलाइट करना है और रटना है। तो मैं चाहता हूं लिखने में कम टाइम लगे और सोचने में और रटने में आपको ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो एज अ नोट्स वो हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं करके इस साल ऐसे। एक्चुअली मुझे भी मतलब देख के लिखना होगा कि ये रूल है। अब रूल तो अब मैं अपने मन से नहीं लिख सकता ना, तो रूल जो है सो वही लिखाएगा रूल आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो टाइम बचाकर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने का, लिखाने में तो बोलते। बस जो टाइम हमें फिजिक्स में लगेगा, यही चैप्टर है जिसमें लगेगा। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं 5 से 6 क्लासेस में ओवर होते चले जाएंगे, जितने भी बच गए अब। 5 से 6 क्लासेस मैक्सिमम। ग्रेविटेशन तो हो सकता है 4 में ही हो जाए। जो समय लगना था सो यहीं तक लगना है। तो ये नहीं सोचने का कि अभी तो पूरा दूसरा किताब बाकी है। दूसरा किताब पलक झपकते खत्म हो जाएगा। कुछ सोच पाए हम? बोलिए। तो इसको ना ऐसा करते हैं, इस रेफरेंस लाइन से पहले नीचे लेकर आते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा?
इसके पास एक वेलोसिटी v आएगा, और ये घूमेगा भी तो, बिना उसके रस्सी घूमे। वो नहीं घूमेगा तो रस्सी कैसे खुलेगा? अगर वो फिक्स्ड होगा तो रस्सी खुलेगा नहीं ना, वो घूमेगा भी। तो बस हो गया। तो पहले इनिशियल लिखो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल, क्योंकि अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है, दिस विल बी जीरो। क्या? अरे नहीं ना। ओह, अभी तो इसको पूरा सिस्टम मानेंगे ना बेटा, अलग अलग थोड़ी मानेंगे। अलग अलग मान लेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप इसका एफ बी बनाओगे, इधर से टी, इधर से जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। पूरे को सिस्टम मानेंगे, सिस्टम बनाओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी व्हाट? जीरो। सिस्टम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसका रेफरेंस लाइन जीरो, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी रुका हुआ है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, ऊपर वाला प्लस mgh, नीचे वाला माइनस mgh, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देगी, ये तो नहीं घूमेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। और चूंकि हमने कंबाइंड सिस्टम माना है, इसका ओमेगा विल गिव यू हाफ आई। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ये। ओमेगा तो अपने मन से डाल दिया हमने, ओमेगा तो नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो अननोन्स कितने हैं? वी और ओमेगा। एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जी तो पता ही है हमें क्या होता है। आई भी दिया हुआ है। अननोन्स कितने हैं? दो। नाउ धागे का दो पॉइंट उठाइए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उसको अलग से बनाइए। स्टार लगाना इसके ऊपर, यही स्टेप इसमें क्रूशियल है। बताओ भाई, उस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? ए का आर ओमेगा, आर ओमेगा। बी का वी। अब हम सबको पता है स्ट्रिंग तो स्ट्रेच हो नहीं रहा है, वी
माइनस आर ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो और वी विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। नाउ आप इसको क्या बुला सकते हो? इट्स अ कंस्ट्रेंट। कैसे लिखा? थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल। चलो सॉल्व करके बताओ, फी का वैल्यू क्या आएगा? ये समझ में आ गया ना वर्क एक्सटर्नल जीरो क्यों हुआ? दोनों बॉडीज को अलग अलग नहीं ट्रीट करेंगे, एक साथ ट्रीट करेंगे। ओमेगा विल बी रिटन एज v by r half v square can be taken out to be common. 2 can be multiplied on the left side and m plus I divided by r square can be written in denominator. This is the value of v square, so v का value will be, ठीक है, मैच करो। 2 mgh r square divided by mr square plus I, या फिर ये। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो ये हो गया मतलब, ठीक है, पहला सवाल करते हैं तो थोड़ा अलग सा रखता है, अब अगले बार से नहीं होना चाहिए ऐसा। दिस इज द फेमस क्वेश्चन। ऐसा होता है ना, अगर देखो ध्यान से, वीडियो में भी दिखाना होगा। ये कोई भी, अगर मान लो हिंज लगा हुआ है इस कोने पर, हिंज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, उसको क्या बुलाओगे? हिंज। अगर मान लो आप एक भारी रॉड को छोड़ दो, क्या होगा वो? पहले रेस्ट पर होगा और फिर जब गिरेगा तो नीचे। ठीक है, ये सिचुएशन पूछा जा रहा है आपसे कि एक रॉड है, मास m, लेंथ l का, it is released from rest as shown. Find the omega of the rod when it is horizontal। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ओमेगा फाइंड करना है इस रॉड का। ठीक है, ऑब्वियसली ये दिया हुआ होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। देखो करके।
फाइनल कंडीशन अलग से ड्रॉ कर लेना तो चीजें दिखेंगी। कोशिश करो। कुछ सोच पाए हम? हाँ, कैसे सॉल्व होगा? तो हमने एक चैप्टर का नाम पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। पूरे रॉड का मोशन ना देखकर किसका मोशन दिख जाए? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास इज एट L/2. So now, if this is my reference line, what will be my potential energy? जल्दी बताइए। L/2 sin theta. Ui is equal to mg L/2 sin theta. ठीक है। What will be my kinetic energy initial? Zero, because rod is released from rest. खेल खत्म। अब रॉड जो है, ठीक है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। उसके लिए वहां पर क्या आएगा? ओमेगा। सो अच्छा, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे आप? रेफरेंस लाइन पर आ गया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख के बताओ क्या लिखोगे? उस पॉइंट का ट्रांसलेशन हो रहा है, पहले ये बताओ। उस पॉइंट का कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, उसका कोई ट्रांसलेशन हो रहा है? आगे बढ़ रहा है वो? नहीं ना, वो तो गोल गोल घूम रहा है। समझ में आ रही है चीज? तो अगर इस पॉइंट को अगर आप देखो तो इट इज ओनली रोटेटिंग। आगे नहीं बढ़ रहा ना। क्या चीज? क्या चीज ये? अरे ये जब पॉइंट रोटेट करेगा तो सर्कल में रोटेट करेगा ना बेटा। अरे पूरा रॉड सर्कल में रोटेट करेगा तो वो पॉइंट भी तो सर्कल में ही रोटेट करेगा। कहने का मतलब है लीनियर वेलोसिटी तो नहीं आएगा ना उसका। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। दैट पॉइंट इज ओनली रोटेटिंग। आगे नहीं बढ़ रहा है ना वो। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? कि आगे भी बढ़ना नहीं। तो ऐसा अगर आप सोचने लगे तो
अगर कोई स्फीयर अपनी एक्सिस पर रोटेट करना शुरू लगे तो उसके लिए भी आप वीसीएम लिख दोगे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। आगे भी तो बढ़ना चाहिए वीसीएम के लिए, बट खाली अगर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा उसका, बस और बस ओमेगा होगा उसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में जब आप लिखोगे तो ट्रांसलेशन वाले का वैल्यू क्या है, जीरो। रोटेशन वाले का वैल्यू आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट चीज है आई, कौन सा वाला आई, आई जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो उस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3। आंसर इक्वेट कर दीजिए। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज योर फाइनल कंडीशन। इक्वेट करके बताइए ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा। सो एम जी एल बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 गया, एम से एम गया, एल से एल गया, ऊपर क्या बचा 3 जी साइन थीटा, नीचे क्या बचा एल। ये है आपका आंसर। अब हमारे लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री डाल देंगे वहां पर। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट वाइज सोचो। ठीक है, वापस से वीडियो देखेंगे कंसेप्ट वाइज कैसा आया। तो अगर मान लो आप, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, रॉड को थोड़ा सा ऊपर किया फिर गिरा दिया, तो ओमेगा क्या आएगा, कम। रॉड को और थोड़ा ऊपर किया, इस बार ओमेगा कितना आएगा, ज्यादा। और ऊपर कर दिया तो और ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट, थीटा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री के लिए अलग, 60 डिग्री के लिए अलग, 90 डिग्री के अलग। और ये होना भी चाहिए था, कांस्टेंट ओमेगा नहीं आना चाहिए था। आप अगर ज्यादा ऊंचा से गिराओगे तो ज्यादा तेजी से गिरेगा हॉरिजॉन्टल में, कम ऊंचे से गिराओगे तो हॉरिजॉन्टल होते वक्त कम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए। आज के होमवर्क में कुछ क्वेश्चन नहीं बनाना है, रिवाइज ऑल प्रीवियस क्लास। और जब मैं अब रिवाइज लिख रहा हूं तो मतलब मेमोराइज। ठीक है, यही करना है आपको। और ऊपर रिवाइज करने के लिए वो भी लिखा है, तो वो अपना धीरे धीरे कर लेना। धीरे धीरे इन द सेंस कि पहले तो वर्क एनर्जी कर ही लेना, है ना? और आजकल में वर्क एनर्जी कर लेना और फिर मंडे मंडे काइनेमेटिक सर्कुलर वाला कर लेना, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा अभी। ठीक है, इतना काफी है। जा सकते हैं, अब कुछ पूछना है किसी को, वैसा चीज जो नहीं समझ में आया आज की क्लास। बहुत चीजें पढ़ी है हमने आज की क्लास में, बहुत चीजें। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ये वाला पोर्शन बस लिख के निकल गए, वर्क डन बाय टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग ओनली रोटेशन। ठीक है, तो ये सब चीज का उतना अलग से कोई स्पेशल सवाल नहीं आता है। ठीक है, ये कोई स्पेशल सलाह टॉट डी थीटा पर आए, ये सब 12 में अभी नहीं। बस याद करके निकल जाओ। हाँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या चेंजेस आए। तो ये सब पढ़ना जाकर घर पर, याद करना, तो चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, जा सकते हो।